Let us do one more question related to internal reconstruction. I will read out the question. The statement goes like this. The following is the balance sheet of Week Limited as on 31st March 2012. Equity and liabilities are given to you, which include preference share capital of 2 lakhs divided into shares of rupees 100 each. Equity shares of rupees 10 each are 8 lakhs. There is a surplus balance, that is a negative balance of 2 lakhs. So we have a debit balance of surplus. Non-current liabilities are given as 10% debentures of 3 lakhs. Current liabilities are 25 lakhs and short-term provision for taxation is 3 lakhs. So the total of these liabilities is 39 lakhs. And then we have assets. The non-current assets include fixed assets of 12 lakhs and current assets of 27 lakhs. So again that makes up to a total of 39 lakhs. The following scheme of reorganization is sanctioned. So the company decides to reorganize itself. The fixed assets are to be written down to or by. You have to be careful in understanding the two. Written down to means कि उस वैल्यू पर ले आए हैं. सपोज रिटर्न डाउन फ्रॉम 2 लाख टू 1,50,000, मतलब 2 लाख से 1,50,000 पर आ गए हैं. रिटर्न डाउन बाय मीन्स कितने से कम कर दिया है, तो इतने से कम कर दिया है वो दिया होता है आपको. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, करंट असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 21,25,000. उनकी तो वैल्यू दे दी है सीधी. बुक्स में दिख रहा था 27 lakhs के करंट असेट्स और आपने उसको रीवैल्यू किया है कितने पे, 21,25,000. तो जितना डिफरेंस है उतने से कम कर दिया है. फिक्स्ड असेट्स आर टू बी रिटन डाउन बाय 33 1/3%. सो 33 1/3 इज 1/3. सो 1/3 आपका कमी कर दी है आपने उसकी वैल्यू में. तो 1/3 आप जो वैल्यू निकालेंगे उसको आपने जो बुक वैल्यू है उसमें से माइनस करना है. तो नई वैल्यू आएगी कि अब फिक्स्ड असेट्स की ये वैल्यू है. और कितने से कम किया है, 33 1/3% से. Then preference shareholders decide to forego their right to arrears of dividend which are in arrears for 3 years. तो preference shareholders ने अपना right forego कर दिया है. They are not going to ask for arrear of dividend. और taxation liability जो है वो हमने settle की है 4 लाख पे, 4 lakhs, जिसका provision अभी तक कितना बना हुआ था, सिर्फ 3 lakhs. तो उसके लिए 1 लाख का और provision चाहिए. Then one of the trade payables of the company to whom the company owes rupees 20 lakhs decides to forego 50% of his claim. He is allotted 80,000 equity shares of rupees 5 each in part satisfaction of the balance of his claim. एक trade payable है जो आपकी current liability होती है. current liability इस book में नज़र आ रही है 25 lakhs की. उसमें से जो एक आपका creditor है 20 लाख का, उसने अपना 50% claim forego कर दिया है. मतलब 20 लाख के बदले में वो 10 लाख लेने के लिए तैयार हो गया है. तो 10 लाख का कंपनी को फ़ायदा है कि क्रेडिटर ने फॉरगो कर दिया. और जो 10 लाख भी उसको देना है उसमें से हमने उसको 80,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं 5 रुपये के इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ हिज क्लेम. ठीक है, 20 लाख रुपए ड्यू थे क्रेडिटर को. 10 लाख तो उसने अपने आप ही फॉरगो कर दिया, वो देना ही नहीं है हमें उसे. दैट इज़ क्लियर. अब बच गया 10 लाख. उसमें से हमने उसे 80,000 शेयर्स दिए हैं, 5 रुपये का एक शेयर है, तो 4 लाख हो गया. तो इन पार्ट सेटिस्फैक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि बचा हुआ 6 लाख देना नहीं है, वो भी देना है, लेकिन उसके 4 लाख के शेयर्स दिए हैं और 6 लाख अभी ड्यू रह गया है. राइट. तो अब जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें लाइबिलिटीज़ में इस 20 लाख के बदले में सिर्फ 6 लाख दिखाना है, क्योंकि 10 लाख तो फॉरगो किया जा चुका है और 4 लाख पे कर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो बच गया कितना, 6 लाख. तो लाइबिलिटीज़ में जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं 20 लाख की जगह पे अब कितना रह जाएगा, 6 लाख, और बाकी की लाइबिलिटीज़ एज इट इज़ रहेंगी. Then the rate of interest on debentures is increased to 12%. The debenture holders surrender their existing debentures of rupees 100 each and exchange the same for fresh debentures of rupees 75 each. तो डिबेंचर होल्डर्स का आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है. पहले वो 10% डिबेंचर्स थे, अब क्या हो जाएंगे 12% डिबेंचर्स. और डिबेंचर होल्डर्स ने भी अपना जो है फ्रेश डिबेंचर्स के बदले में दे हैव सरेंडर्ड देयर रुपीज़ 100 ईच डिबेंचर्स. और जो नए डिबेंचर्स की वैल्यू है वो कितनी है, रुपीज़ 75 ईच. तो पहले वो 100 रुपये का था, अब कितने का है, 75 का, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है. देन ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड
₹2.05 ईच। एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है इक्विटी शेयर्स की? ₹10, उसको कितने का बना देना है? ₹2.05। एंड ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू ₹75 ईच। प्रेफरेंस शेयर की अभी वैल्यू ₹100 है, उसको कितने पे ले आना है? 75 पे, राइट? तो अमाउंट उतना ही रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो वी हैव सीन, ये भी एक रिडक्शन का तरीका होता है कि आप उसकी वैल्यू को कम कर दें। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी, एंड वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द above. So now I have discussed all the points with you. We will see how actually we have made the journal entries to record all these you can say the changes that are taking place because of the reconstruction. ठीक है, तो फर्स्ट है इक्विटी से रिलेटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 की डेबिट हो गई है। अब जो नई इक्विटी कैपिटल है वो क्या है? ₹5 अकाउंट, राइट? तो ₹5 में जब आप कन्वर्ट कर देंगे उसको, तो कितने का हो जाएगा? एक शेयर आपका ₹5 का। तो अब पहले कितने थे? 80,000 शेयर्स थे, 8 लाख कैपिटल थी और ₹10 का एक शेयर था। तो इसका मतलब कितने शेयर्स थे टोटल? 80,000। तो 80,000 इंटू ₹5 विल बी 4 lakhs। तो ये नई शेयर कैपिटल है। अब ₹5 का है एक शेयर, तो ₹5 का एक शेयर 5 इंटू, ये कैसे आया? 5 इंटू 80,000 जो पहले आपके शेयर्स थे। ठीक है, तो बचा 4 लाख क्या है? उसको राइट ऑफ कर दिया, उसको कौन से अकाउंट में ले गए? अब हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को कम कर दिया है, जो शेयर होल्डर्स है उनका आधा कर दिया कैपिटल को, तो आधा बचा हुआ कहाँ जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। फिर इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ₹100 का शेयर था और 2 फुल्ली पेड था 2 लाख, तो उसमें आपके एक कितने शेयर्स हो गए? 2000। अब 2000 इंटू 75 नए उनको प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है 75। सो 2000 इंटू 75 विल बी 1,50,000। तो उनका जो 50,000 रुपये कमी आई है वो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? इन द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, राइट? सो आफ्टर दैट वी हैव द डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स अब नहीं रहे, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 12% डिबेंचर्स में, तो 3 लाख। और अमाउंट भी चेंज किया है, पहले डिबेंचर की वैल्यू ₹100 थी, तो अब कितनी रह गई है? दैट मीन्स 3000 डिबेंचर्स थे, अब आपने वैल्यू को चेंज किया है, 3000 इंटू 75 का हो गया है एक डिबेंचर। सो 3000 इंटू 75 विल बी 2,25,000। और जो बचा हुआ कंपनी का फ़ायदा है, जहाँ जहाँ पर भी कंपनी कम कर रही है जो लाइबिलिटी है उसको, वो सारा उसका बेनिफिट है, लेकिन वो बेनिफिट के लिए नहीं कर रही है, वो उसको बेटर बनाने के लिए कर रही है, तो वो पैसा कंपनी के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ होगा। तो ये 4 लाख यहाँ से मिल गया कंपनी को, 50,000 यहाँ से कम कर दिया, डिबेंचर पे भी 75,000 कम कर दिया, क्योंकि डिबेंचर ₹100 का था, उसको 75 का बना दिया। एंड जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं दैट वी कैन सी, जो हमने अभी डिस्कस किया था, करंट लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, वो करंट लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी थी? 14 लाख। तो 14 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट? तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उस कितनी दी है? 4 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन, जो क्रेडिटर ने फॉरगो कर दिया। क्रेडिटर जो नहीं लेगा हमसे पैसा, वो कंपनी के लिए फ़ायदा है। 10 लाख रुपए उसने मना कर दिया लेने से, और बाकी के बचे हुए 4 लाख हमने उसको शेयर्स दिए हैं, तो बचा 6 लाख जो है वो अभी भी लाइबिलिटी है। तो 20 लाख की लाइबिलिटी में से 14 लाख की सेटलमेंट हो गई है। 14 लाख में से 4 लाख कैपिटल दे दी और 10 लाख उसने लेने से मना कर दिया, वो फॉरगो कर दिया, तो 10 लाख कंपनी का बेनिफिट है, वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपका जो अभी तक जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? लाइबिलिटी में। प्रोविजन का क्या मतलब होता है? अभी तक हम सोच रहे थे कि इतना टैक्स होगा, और लाइबिलिटी का मतलब है कि एक्चुअली फिक्स हो गया है कि इतना टैक्स होगा। तो प्रोविजन हमने कितने का बनाया हुआ था? 3 लाख का, और लाइबिलिटी कितने में सेटल हुई है? 4 लाख में। इसका मतलब 1 लाख रुपया और चाहिए, वो 1 लाख आप कहाँ से यूज़ करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में से, राइट? सो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 1 लाख, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाइबिलिटी में, उसको भी डेबिट कर देना है, वो अब प्रोविजन नहीं रहा, अब क्या बन गया? लाइबिलिटी। टू लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन इज़ 4 लाख। तो 1 लाख हमें कमी पड़ रही थी क्योंकि प्रोविज़न 3 लाख का था, तो वो 1 लाख हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में से यूटिलाइज करेंगे। नाउ अब रिकंस्ट्रक्शन में कितना बैलेंस आ गया आपका? 4 लाख
प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 10 लैक्स माइनस 1 लाख, 1 लाख रुपए आपने यहाँ से यूज़ भी कर लिया। तो ये सारा करने के बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो बैलेंस बचा है वो कितना है, 14,25,000। तो इस 14,25,000 को आप किसके लिए यूज़ करेंगे, टू राइट ऑफ योर लॉसेस। सरप्लस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, उसको राइट ऑफ किया 2 लाख। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आई है 4 लाख की, उसको राइट ऑफ किया। करंट एसेट्स की वैल्यू में जो कमी करी है आपने 5,75,000, उसको राइट ऑफ किया। और ये सारा करने के बाद उसमें बैलेंस बच गया 2,50,000, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। नाउ आफ्टर दिस ये सभी रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद जो आपकी बैलेंस शीट है वो किस तरह से नज़र आएगी, दैट वी हैव टू सी हर, वी हैव टू टॉक अबाउट द बैलेंस शीट नाउ। तो बैलेंस शीट में आप देखिए कि वी कैन सी equity and liabilities, equity and liabilities are there. Share capital is the first thing. Share capital अब कितनी हो गई, 9,50,000। हाउ, आपका 4 लाख यहाँ पे है, 4 लाख, 1,50,000 ये यहाँ पे है, 5,50,000 और नए शेयर्स यहाँ पे भी इशू किए हैं 4 लाख के। तो 4 लाख 8 लाख के इक्विटी शेयर्स और 1,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स। सो वी हैव अ टोटल ऑफ, यू कैन सी द टोटल यहाँ, दिस इज 9,50,000। ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ से आया है, कैपिटल रिजर्व 2,50,000, दिस इज 2,50,000। देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। सो यू हैव द डिबेंचर्स हेयर, डिबेंचर को 2,25,000। देन करंट लाइबिलिटीज़ 25 लाख थी, 25 लाख में से 14 लाख चला गया, यहाँ पे सेटल कर दिया, तो कितना रह गया, 11 लाख। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो टैक्स के लिए अभी रखना है हमें, लाइबिलिटी जो टैक्स की बनी है वो कितनी है, 4 लाख, दैट वी हैव शोन हियर, राइट। तो वो 4 लाख यहाँ बैलेंस शीट में आएगा। तो ये सारी लाइबिलिटीज़ मिला के टोटल कितना हो गया, 29,25,000। एंड देन वी हैव दिस असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स की नई वैल्यू जो आपकी द वैल्यू ऑफ द असेट्स वाज हाउ मच अर्लियर, वो 12 लाख था, उसको आपने 4 लाख से कम कर दिया, तो अब कितना रह गया, 8 लाख। और करंट असेट्स को कम कर दिया, वो कितने पे आ गया, 21,25,000। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू शो द रिवाइज्ड बैलेंस शीट वेयर द assets and liabilities are shown at their revised value। ठीक है। तो जो जो भी बेनिफिट हो रहा है कंपनी को वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो बेनिफिट ऐसा नहीं है कि कंपनी किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा कर रही है, बल्कि उस बेनिफिट से उस वैल्यू को, लाइबिलिटी की वैल्यू को कम करके वो असेट्स की वैल्यू को रिवाइज करने के लिए यूज़ कर रही है और अपने जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर रही है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू शो दिस कैलकुलेशन।